नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम एक अस्पताल की आग में जलते हुए सच का डीएनए टेस्ट करेंगे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आग अस्पताल के आईसीयू में लगी थी और आईसीयू में भर्ती मरीज की हालत ऐसी नहीं होती कि वो आग लगने की स्थिति में खुद भागकर अपनी जान बचा सके। यानी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी मौत को चुपचाप स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ऐसा ही हाल भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी था। वो चुपचाप मरने के लिए मजबूर हो गए थे और देश के लिए ये घटना किसी त्रासदी से कम नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमेशा हमारा सिस्टम आग लगने जैसी भीषण घटनाओं के बाद ही अपनी नींद से जागता है। सवाल उठाए जाते हैं, जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर कुछ दिन बीतने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और भूलने की यही आदत हमारे सिस्टम को कभी सुधरने नहीं देती। और यही वजह है कि आज हम देश के सिस्टम को और देश के लोगों को कुछ मेमोरी पिल्स यानी याददाश्त की गोलियां देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जब कोई बिल्डिंग, हॉस्पिटल या स्कूल बनता है तो फिर कैसे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ये भारत के अस्पतालों में सिस्टम के शॉर्ट सर्किट का विश्लेषण होगा, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार को कभी भी अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है और अगर वो अस्पताल भी ऐसा ही निकला जैसा ये था तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। इसके अलावा हम आपको आज बलूचिस्तान से आया एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आज आपको और पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में किस तरह के अत्याचार करती है। ये पाकिस्तान के बुरे कर्मों का एक और सबूत है और इसका वीडियो विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हम इराक को आईएसआईएस के आतंक से आजाद करने वाली ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। इराक की सेना ने वहां के शहर मोसुल पर कब्जा करके बैठे आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पर हमला कर दिया है और इस शहर से आईएसआईएस के पैर अब उखड़ने लगे हैं। जी मीडिया की टीम इस वक्त इराक के मोसुल शहर के पास मौजूद है और वहां से हमारे पास ऑन द स्पॉट रिपोर्ट्स आई हैं। इस बीच अपनी हालत खराब होने की वजह से आईएसआईएस इराक को छोड़कर अब पाकिस्तान में अपना नया बेस बनाने के चक्कर में है और ये बात भी आज एक डीएनए टेस्ट की मांग करती है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की। पीएम ने कहा कि पहले दुनिया में लोग इजराइल की सेना की चर्चा करते थे, लेकिन अब भारत की सेना की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश पहुंचे पीएम ने राज्य में 3 जल बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से 1700 मेगावाट से ज्यादा बिजली देश को मिलेगी। मंडी के बाद पीएम पंजाब के लुधियाना भी गए। वहां एक कार्यक्रम के दौरान पीएम ने 500 महिलाओं को चरखे बांटे। कार्यक्रम में पीएम ने खुद भी चरखा चलाया। सरकार ने कहा है कि एलओसी पर कार्रवाई पहले भी हुई है, लेकिन सीमित दायरे में। विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक में विदेश सचिव एस जयशंकर ने यह खुलासा किया। बैठक में विदेश सचिव के अलावा रक्षा सचिव, सेना के उप प्रमुख और बीएसएफ के डीजी ने सांसदों को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सांसदों को सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिया। बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने न तो कुछ कहा न कुछ पूछा। कांग्रेस के करण सिंह, सत्यव्रत चतुर्वेदी, सीपीएम के मोहम्मद सलीम और एनसीपी के डीपी त्रिपाठी ने कुछ पूछताछ की। त्योहारों के दिनों में आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मॉल, रेलवे स्टेशन और मेट्रो में लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर एनएसजी के कमांडो अलर्ट कर दिए गए हैं। देश की तेल रिफाइनरियों पर भी आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिली है और इनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए राजपुताना राइफल के जवान सुधीश कुमार का आज संभल में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने ये कहा 3 दिन के बाद में यहाँ आ लेंगे मुख्यमंत्री जी।
कि तुम्हारे गांव आएंगे और जो भी समस्या है तुम्हारी सुनेंगे। इसके पहले शहीद सुधीश कुमार के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। उनकी मांग थी कि जब तक सीएम अखिलेश खुद नहीं आएंगे अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शहीद के परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही अखिलेश यादव उनसे मिलेंगे। सैनिकों पर अपने विवादित बयान को लेकर अभिनेता ओमपुरी ने माफी मांगी है। आज इटावा में शहीद नितिन यादव के घर पहुंचकर ओमपुरी भावुक हो गए। अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं हमारे वेदों में प्रायश्चित क्या होता है और प्रायश्चित कैसे किया जाता है, बस इसी विचार से, इसी भावना से मैं सिर्फ परिवार से मिलने आया था। पिछले दिनों एक टीवी शो में ओमपुरी ये कह गए थे कि नितिन यादव को किसने कहा था फौज में जाने को। अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर फिल्म निर्देशक करण जौहर ने आज सफाई दी। करण जौहर ने कहा कि मेरे लिए देश सबसे पहले है। करण ने ये भी कहा कि आगे वो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे। There are few people who actually believe that I'm being anti-national. I need to say this, and I say this with strength, that for me, my country comes first. Nothing else matters to me but my country. करण जौहर के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के समय भारत पाकिस्तान के संबंध काफी अलग थे। उस वक्त सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की थी। ऐ दिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज होनी है। पाकिस्तान के कलाकार फवाद खान के रोल की वजह से एमएनएस ने धमकी दी है कि वो फिल्म रिलीज नहीं होने देगी। एमएनएस की धमकी को देखते हुए फिल्म निर्माताओं ने आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। पुलिस ने भरोसा दिया है कि सिनेमा घरों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अयोध्या में प्रस्तावित रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने पहुंचे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार राम के नाम पर कोई राजनीति नहीं कर रही है। मेरी सरकार के पार्टी के लोग उचित समय पर उचित फैसला देंगे, लेकिन वह क्योंकि कोर्ट में वैसे है, रामायण म्यूजियम के माध्यम से भगवान राम के चरित्र का, भगवान मर्यादाओं का, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, रामायण का संदेश देश के कोने में जाए, ये हमारी सोच है। महेश शर्मा ने श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात के बाद बताया कि म्यूजियम के लिए 2 जगह देखी जा रही है। पहली जमीन 26 एकड़ के इलाके में सरयू नदी के किनारे है, जबकि दूसरी जमीन अयोध्या से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा कि म्यूजियम का प्रस्ताव एक लॉलीपॉप है। सारे साधु संत महंत पूछते हैं कब बनेगा, आखिर हमारी सरकार बहुमत से बन गई तो अभी भी नहीं बन रहा तो कब बनेगा। वो सब कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर तो आप राम जन्मभूमि का प्रस्ताव पास कर दो, राज्यसभा नहीं बहुमत तो बाद में देखा जाएगा। तो ये होना चाहिए, इसीलिए हमने कहा है कि भाई ये लॉलीपॉप है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी रामायण म्यूजियम के नाम पर राम का इस्तेमाल कर रही है। राम तो देश के हृदय सम्राट हैं। भाजपा ने उनको जो है बांटने की कोशिश की है, मगर मैं इतना जरूर उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि राम हमारे अधिष्ठाता हैं, कृपा करके उनको और आगे न बांटो। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर वोट के लिए राम का नाम लेने का आरोप लगाया है। भाजपा परेशान थी, चिंतित थी और उन्होंने भी एक जो भगवान राम हैं उनके नाम पे म्यूजियम की घोषणा करी और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा केवल चुनाव से पहले भगवान राम का नाम लेती है वोटों के लिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि समाजवादी पार्टी खुद चुनावी राजनीति करती है। राम हमें हमेशा याद रहता है, चाहे चुनाव की बात हो या चुनाव से अलग बात हो। वो अलग बात है कि चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी को बाबर याद आ जाते हैं, वो अलग बात है। फर्जी डिग्री विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने स्मृति के खिलाफ केस को खारिज कर दिया है। कमजोर सबूत और शिकायत में देरी के आधार पर कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता अहमद खान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि शिकायतकर्ता ने बेवजह स्मृति ईरानी को परेशान करने के लिए केस दायर किया है। आज कंक्लूड हो गया वो केस और कोर्ट ने कहा कि ये फिजूल की आपने हैरेसमेंट करी है, अगर वो मिनिस्टर ना होती तो आप ये केस भी ना करते। शिकायतकर्ता की ओर से दायर याचिका में स्मृति ईरानी पर 2004, 2011 और 2014 के चुनावी हलफनामों में शैक्षणिक योग्यता की अलग अलग जानकारी देने का आरोप लगाया गया था।
डीएनए में आज सबसे पहले हम भारत की आग वाली त्रासदी का विश्लेषण करेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई है। ये आग अस्पताल के आईसीयू और डायलिसिस डिपार्टमेंट में लगी थी। ये आग इतनी भीषण थी कि कई मरीजों को तो बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अब जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी भीषण बीमारी के शिकार हैं और अपना इलाज करवाने के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, जहां आपको आईसीयू में रखा गया है और अचानक उस अस्पताल के आईसीयू में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? हमें पता है कि ये सोचकर ही शायद आप घबरा गए होंगे, लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि जो मरीज भुवनेश्वर के SUM प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती रहे होंगे, उन पर उस वक्त क्या बीती होगी। यहाँ पर आपको याद दिला दें कि आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जो मरीज बहुत ज़्यादा बीमार होता है उसे ही आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में भर्ती मरीज की हालत ऐसी तो बिल्कुल नहीं होती कि वो आग लगने की स्थिति में खुद भागकर अपनी जान बचा सके, यानी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी मौत को चुपचाप स्वीकार करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और कल यही हाल SUM अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी था। कई मरीजों की जान आग की वजह से निकले धुएं में दम घुटने से चली गई। अब इस अस्पताल को दोषी ठहराया जा रहा है, तरह तरह की जांचें की जा रही हैं, सरकार मरने वालों के प्रति संवेदनाएं जता रही है और मुआवजे की घोषणा करके ये भी समझ रही है कि उसका काम अब खत्म हो गया। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमेशा हमारा सिस्टम आग लगने जैसी भीषण घटनाओं के बाद ही अपनी नींद से जागता है थोड़ी देर के लिए। सवाल उठाए जाते हैं, जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और भूलने की यही आदत हमारे सिस्टम को कभी सुधरने नहीं देती। ये एक गलत परंपरा है जो बंद होनी चाहिए। पिछले 70 साल में तो बंद नहीं हुई, लेकिन आज हम एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं। आज हमने पूरे दिन इस खबर को लेकर गहन रिसर्च किया तो हमें बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य पता चले और ये तमाम तथ्य हम आज आपको भी बताएंगे। आपको ये जानकर आज झटका लगेगा कि ओडिशा के पुरी, भुवनेश्वर और कटक में इस वक्त 568 अस्पतालों में से सिर्फ 3 ने ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, यानी बाकी के 565 अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है ही नहीं। और इन सभी 565 अस्पतालों में कभी भी SUM हॉस्पिटल जैसी आग लगने की घटना हो सकती है, यानी इन तमाम अस्पतालों में कोई भी मरीज सुरक्षित नहीं है। हमारा सवाल यह है कि जब ये सब कुछ राज्य सरकार को पता था तो फिर जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए, और क्या हमारे सिस्टम को हादसों के बाद विलाप करने और मुआवजा बांटकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की आदत लग गई है। आज ये खबर हमें सबसे महत्वपूर्ण खबर लगी क्योंकि ये आपसे सीधी जुड़ी हुई है, आपके परिवार से जुड़ी हुई है। इस विश्लेषण में हम आपको ये भी बताएंगे कि आग भारत के लिए एक बड़ी त्रासदी क्यों बन चुकी है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जब कोई बिल्डिंग, हॉस्पिटल या स्कूल बनता है तो फिर कैसे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। आज हमारे पास देश के 3 बड़े शहरों के लिए एक अलार्म भी है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे भुवनेश्वर का एक प्राइवेट अस्पताल 20 लोगों के लिए काल बन गया। ओडिशा के अस्पताल में 20 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? रिस्पॉन्सिबल तो हम किसको नहीं बोल सकेंगे अभी,
क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। सिस्टम के शॉर्ट सर्किट की वजह से कब तक जाएगी जान? एक्चुअली रीजन क्या है अभी तक पता नहीं चल रहा है। कोई बोल रहा है कि सोच रहे हैं शॉर्ट सर्किट। ये हैं ज्योति रंजन दास, जो भुवनेश्वर के एसयूएम हॉस्पिटल के असिस्टेंट डीन हैं। इनके अस्पताल में आग लगने से 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन ये ना तो किसी को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और ना ही इन्हें आग लगने की वजहों का पता है। और एक बात है कि यहाँ पे सब इक्विपमेंट्स है, आपके पास सभी इक्विपमेंट्स है, फायर सेफ्टी है, सब कुछ है। आपके पास एनओसी भी मिला हुआ है? सब कुछ है, एवरीथिंग। वी आर कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो कैसे आग कैसे लगी, बुझाया क्यों नहीं गया उसको? ये तो किसके दिमाग में नहीं आ रहे कैसे लग रहा है। दरअसल ज्योति रंजन दास की बातें सुनकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आग लगने के बाद ही शोर क्यों मचता है। इनका दावा है कि अस्पताल का कोई दोष नहीं था, तो फिर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? आप बोल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उसका कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं, लेकिन जो ड्यूटी में थे हम उनको सस्पेंड किया। दोष नहीं है तो क्यों सस्पेंड करने का क्या जरूरत है? ये तो प्रोसीजर का बात है ना। आग लगने की सही वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके बाद आग आईसीयू तक फैल गई। हाँ, ये आईसीयू में वेंटिलेशन में थे। अब जब ये दुर्घटना हो गया, से वेंटिलेशन के जो आईसीयू का चैम्बर फट गया था, तो इसलिए ये दुर्घटना हो गया। पेशेंट कोई भी आदमी वहाँ से बच नहीं पाया, उनका ये हालत हो गया। मेरा मम्मी था, हाँ, वो तो अभी डेड हो गए हैं। हाँ, वो सोम हॉस्पिटल में वो जो सिक्योरिटी है प्लस वो जो डॉक्टर है, हाँ, बड़ा डॉक्टर नहीं है, छोटा जो डॉक्टर है वो हमको नहीं घुसने नहीं दिया। हम घुस जाते तो हम मम्मी अभी जिंदा था। ना ही लोगों को जो पेशेंट्स आईसीयू में थे उनको निकालने के लिए कोई ही तरीका था। आप लोग भी टीवी में देखे होंगे जिस तरह से चादर से नीचे निकाल रहे हैं पेशेंट को, हाँ, बालकोनी से वो खिड़की तोड़ के जैसे निकाल रहे हैं, ये कोई पेशेंट को इसे निकालने का तरीका है क्या? जब आग लगा, आपका तो इतना बड़ा हॉस्पिटल किए हो, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी रहना चाहिए, सब कॉर्नर में रहना चाहिए, वो नहीं था। यह घटना कल शाम 7:30 बजे की है, जब भुवनेश्वर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल एसयूएम के डायलिसिस सेंटर से निकली एक छोटी सी चिंगारी से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग डायलिसिस सेंटर से आईसीयू तक फैली। आग इतनी तेजी से फैली कि कई मरीजों को नहीं निकाला जा सका, जिससे उनकी जलकर मौत हो गई। Permission is given by the fire department, but implementation is the responsibility of the hospitals, and we will now make sure that all hospitals are strictly following whatever precautions have to be taken. अस्पताल में हालात इतने बदतर थे कि खिड़कियां तोड़कर कई मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला गया। कई तीमारदार अपने मरीजों को कंधे पर लेकर बाहर भाग रहे थे। अफरा तफरी इस कदर थी कि जान बचाने के लिए लोगों को अस्पताल की छत से भी कूदते हुए देखा गया। चश्मदीदों के मुताबिक धुएं में दम घुटने की वजह से भी कई मरीजों की मौत हुई। सर 7 बजे, जैसे कि लगभग 7-7:30 बजे के अंदर उसके समय में बहुत जोर से आग लगा था। बाहर से मुझे पापा वैसे कॉल किए थे कि आग लग गया, तो हम मेरे मम्मी जो कि 3 तारीख से हैं, तो 3 तारीख से हम लोग यहाँ पे थे, ट्रीटमेंट हो रहे थे मम्मी। बस उसके बाद हम लोग जैसे कि मुझे कॉल आया तो बाहर हम निकले, तो वहाँ से सेकंड फ्लोर से बहुत जोर से धो के आग निकल रहा था और बहुत सारे चोक के कारण भी डेथ हुए हैं। शॉर्ट सर्किट से वजह से डायलिसिस रूम और आईसीयू में जहां 24 घंटे लोग सीसीटीवी लगता है, 24 घंटे लोग रहते हैं, तो आग लगा। आग तो 1 मिनट में तो ये नहीं हो सकता ना, तो कम से कम 5-10 मिनट लगता है। तो 5-10 मिनट के अंदर अगर लोगों के पास अग्नि निर्वापक यंत्र था तो उसको बुझा सकते थे, लेकिन मेंटेनेंस में भी कुछ गलत हुआ था। अलग अलग झुलसे 100 से ज्यादा लोगों को भुवनेश्वर के अपोलो और एम्स समेत 4 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।
कुल 106 पेशेंट विभिन्न हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए हैं। अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आरोप है कि एसयूएम हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी थे। आग में झुलसने और दम घुटने से सभी की मौत हुई है। हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लगभग 30 पेशेंट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आए हैं जिनका उपचार चल रहा है और सभी तरीके की फैसिलिटीज हम लोगों ने प्रदान की हैं। फॉर्चुनेट घटना जो हुए हैं हॉस्पिटल में, प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है सबको इवैक्यूएशन करना और सही इलाज करना। वो अभी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और जिसको जहां इमीडिएट इलाज करना था वो कर रहे हैं। हमें ये मानना होगा कि आग खुद नहीं लगती, बल्कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी लापरवाही, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर गलती से, इस आग को इतना विकराल बना देती है। अगर समय पर हम एक्शन ले तो आग कभी हमें इतना बेबस नहीं कर पाएगी। शेषदेव रथ के साथ सरोज बेहरा, जी मीडिया, भुवनेश्वर। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओडिशा के एसयूएम हॉस्पिटल में लगी इस आग के लिए असली जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। एसयूएम अस्पताल का प्रशासन इस आग के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है, लेकिन इस हॉस्पिटल में आग लगने से हुई 20 लोगों की मौत कोई नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इन 20 लोगों की जान अस्पताल की लापरवाही की वजह से गई है। इसलिए पहली जिम्मेदारी इस अस्पताल की ही बनती है, इस अस्पताल को चलाने वाले लोगों की बनती है। एसयूएम हॉस्पिटल में आग लगने से हुई 20 लोगों की मौत की दूसरी जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड की बनती है, क्योंकि नियमों के हिसाब से आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड को सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इस घटना में फायर ब्रिगेड 15 मिनट की देरी से अस्पताल में पहुंची। तीसरी जिम्मेदारी है म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर निगम की, क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक फायर सर्विसेज राज्य का विषय होते हैं और संविधान की धारा 243 की 12वीं अनुसूची में इसे नगर पालिका का काम बताया गया है। और इसलिए हमें लगता है कि इस घटना के लिए दूसरी जिम्मेदारी नगर पालिका या नगर निगम की ही बनती है, क्योंकि उन्होंने इस बात को सुनिश्चित नहीं किया कि अस्पताल के पास आग से बचने के इंतजाम हैं या नहीं। और अगली जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, क्योंकि ये सरकार का ही काम है कि वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। सवाल यह है कि ओडिशा सरकार की नाक के नीचे ये अस्पताल बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लिए आखिर चल कैसे रहा था। कभी अस्पतालों में, कभी ट्रेन में, कभी मंदिर में, कभी सिनेमा हॉल में और कभी घर या फैक्ट्री में लगी आग देश के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो रही है। आग भारत के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आज हमने रिसर्च के दौरान फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी पढ़ा और उससे जो जानकारियां हमें मिली हैं उनके बारे में जानकर आज आप हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर वर्ष आग लगने से करीब 6,67,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आग लगने से भारत में औसतन हर वर्ष 25,000 लोगों की मौत हो जाती है, यानी आग लगने से भारत में एक दिन में 68 लोगों की मौत होती है। और यह भी एक विडंबना है कि एक तरफ आग से हजारों लोग मारे जा रहे हैं और देश फायर स्टेशंस की कमी से संघर्ष कर रहा है। फिलहाल भारत में 2,987 फायर स्टेशंस मौजूद हैं, जबकि जरूरत 8,559 फायर स्टेशंस की है, यानी हमारे देश में फायर स्टेशंस की 65% कमी है। गहरे रिसर्च के दौरान हमें यह भी पता चला कि देश में कई ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें कभी भी आग की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन हमारी सरकारें कुछ भी करने को तैयार ही नहीं। बेंगलुरु को देश की साइबर कैपिटल कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है। यहाँ कई बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन इस शहर में करीब 1 लाख बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां एक न्यूनतम स्तर का फायर प्रूफ सिस्टम भी मौजूद नहीं है। इस शहर में करीब 16 लाख प्रॉपर्टीज हैं जिनमें घर, ऑफिस और दुकानें शामिल हैं। 2011 से लेकर अब तक इन 16 लाख प्रॉपर्टीज में से सिर्फ 250, जी हां, सिर्फ 250 ने ही फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए सरकार से संपर्क किया है। मुंबई में 2012 से लेकर अब तक फायर डिपार्टमेंट ने
838 हाउसिंग सोसाइटीज और कमर्शियल बिल्डिंग्स की जांच की और इनमें से 4,453 बिल्डिंग्स में आग से बचने का कोई भी उपाय नहीं मिला। 2016 की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2015 के बीच महाराष्ट्र की 8 नगर पालिकाओं ने फायर सेफ्टी के लिए जो बजट तय किया था उसमें से 78% हिस्से का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फायर है, आग लगने की दुर्घटना है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कितनी नीचे है। 2016 की सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, दिल्ली में फायर सर्विस के नाम पर फायर सर्विसेज के पास दिल्ली की ऊंची इमारतें और हाई राइज बिल्डिंग्स की कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा फायर सर्विस के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए भी कोई जानकारी नहीं है। भारत के अस्पतालों को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए। अमेरिका में अस्पताल के निर्माण में सिर्फ नॉन फ्लेमेबल यानी आग न लगने वाले पदार्थों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अस्पताल इस तरह बनाए जाते हैं ताकि उनकी छतें, दीवारें और फर्श आग को झेल सके। भारत के अस्पतालों को अगर वो चाहें तो ब्रिटेन से भी सीख लेने की जरूरत है, जहां जनवरी 2008 से लेकर फरवरी 2009 के बीच अस्पतालों में आग लगने की 5 बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन इन हादसों में किसी की भी मौत नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन के नॉर्थविक पार्क हॉस्पिटल में जब आग लगी तो वहां 123 मरीज भर्ती थे, जिनमें कई ब्रेन इंजर्ड भी थे, लेकिन इन सभी को सिर्फ 23 मिनट के अंदर बचा लिया गया। यानी क्राइसिस मैनेजमेंट के क्षेत्र में हमें विदेशों से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे नेता विदेशों से सीख लेने के लिए विदेशों के दौरे पर जाते हैं, अच्छे अच्छे देशों में जाते हैं, वहां कई कई दिन रहकर आते हैं और यहां आकर कहते हैं कि हम टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके विदेश गए थे ताकि हम वहां स्टडी कर सकें कि वहां के सिस्टम कैसे काम करते हैं। लेकिन आप खुद बताइए, आपने कभी भी ऐसा देखा है कि ये नेता जब स्टडी टूर के नाम पर विदेश जाते हों और फिर वही सिस्टम हमारे यहाँ भी आकर लागू करते हों? यहाँ हम आपको सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में भी आज बताना चाहते हैं। आज से करीब 5 वर्ष पहले 9 दिसंबर 2011 को कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल में भी ऐसे ही एक भीषण आग लगी थी, जिसमें 90 मरीजों की मौत हो गई थी। इस अस्पताल में लगी आग हमारे देश के सिस्टम को समझने के लिए एक केस स्टडी है, इसलिए आज हम इस अग्निकांड का जिक्र आपके साथ कर रहे हैं। 2011 में जब अस्पताल में आग लगी तो बिल्कुल भुवनेश्वर की ही तरह खूब शोर शराबा हुआ। इसकी जांच करवाई गई और फिर सरकार ने इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस अस्पताल के 7 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने एक कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने पूरे पश्चिम बंगाल के अस्पतालों के लिए बहुत सारी सिफारिशें दी। इन सिफारिशों में यह बताया गया था कि कैसे अब अस्पतालों को आग से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके बाद जिस AMRI अस्पताल में 90 मरीजों की मौत हुई थी, उसने सन 2014 में कलकत्ता हाईकोर्ट में यह कहा कि उसने इस कमेटी की तमाम सिफारिशें मान ली हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने दोबारा अस्पताल को लाइसेंस दे दिया और अब यह अस्पताल बड़े आराम से चल रहा है। हमारे देश की विडंबना यह है कि मुफ्त की चीजों का लालच देकर हमारे नेता सत्ता में आ जाते हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता वोटर्स को मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त टीवी, मुफ्त वाईफाई, मुफ्त अनाज का लालच देते हैं। हर चीज मुफ्त देने की बात करते हैं और हमारे वोटर्स को भी सब कुछ मुफ्त में चाहिए। जो उन्हें ये तमाम चीजें मुफ्त में दे दें, उसी को वो वोट दे देते हैं। वोटर्स पर आरक्षण वाले डोरे भी हमारे नेता डालते हैं। हम आपको आरक्षण दे देंगे, आपको मुफ्त में नौकरियां दे देंगे, आपके लिए और तरह तरह की चीजें करेंगे, नहीं तो आपके त्योहार पर छुट्टी का ऐलान कर देंगे। और ये तमाम वादे करके हमारे नेता किसी तरह से सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। सत्ता में आते ही नेताओं का असली मकसद पूरा हो जाता है और वो अगले 5 साल कुछ नहीं करते। वो अस्पतालों के सिस्टम को ठीक नहीं करते, वो सड़कों को सुरक्षित नहीं बनाते, वो बिजली और पानी जैसी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं करते। हमें लगता है कि यह मुफ्तखोरी वाली राजनीति देश का बहुत नुकसान कर रही है। नेताओं को चाहिए कि वो फ्री लैपटॉप और वाईफाई देने के बजाय लोगों को इस बात की गारंटी दें कि जिस अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है उसमें आग नहीं लगेगी। जिस सड़क पर आम लोग चल रहे हैं वो सड़क सुरक्षित होगी। आम लोग सड़क पर चलते हुए भी जिंदा अपने घर लौट आएंगे। सबसे पहले ये गारंटी चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा गवर्नेंस बहुत कमजोर है।
और इस बात की फिक्र ना तो नेताओं को है और ना ही आम लोगों को, क्योंकि आम लोग भी मुफ्तखोरी के चक्कर में ऐसे नेताओं को माफ करते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा इस देश की जनता ने 70 साल तक ऐसे ही नेताओं को इस देश की जनता ने माफ किया है। हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होती है, कभी सड़क दुर्घटना होती है, कभी आग में लोग मरते हैं, कभी बीमारियां फैलती हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। लेकिन हमारे देश की जनता इतने बड़े दिल वाली है कि वो नेताओं को माफ करती चली जाती है और नेता भी अब उनसे डरते नहीं।